गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कलाम्स ट्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी सेकेंडरी क्लास की सामाजिक विज्ञान की या सोशल साइंस की जो बुक है आज हम उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बारे में हमने पहले ही 2 वीडियो बना दी हैं। आप लोग जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अब चलिए चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है प्राचीन विश्व या एंशिएंट वर्ल्ड। तो प्राचीन विश्व या एंशिएंट वर्ल्ड क्या है फ्रेंड, इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस समय के बारे में, उस टाइम के बारे में जब जो मनुष्य है आदि मानव से एक इंसान में कन्वर्ट हो रहा था, वो सिविलाइजेशन जनरेट कर रहा था, वो गांव बसा रहा था, शहर बसा रहा था, व्यापार कर रहा था, परिवहन कर रहा था। तो उस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो कर रहा था वो सारी जो क्रियाएं उसने स्टार्ट की थी, एक तरह का जो आज जैसा जीवन वो जीने लगे थे। तो उस समय को कहते हैं सिविलाइजेशन, उस समय को कहते हैं सभ्यताएं, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद में हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसके बाद में हमारी मिस्र की सभ्यता है, उसके बाद में हमारी चीन की सभ्यता है, फिर यूनानी सभ्यता है, फिर रोमन सभ्यता है। तो इन सारी सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन बात इन सभ्यताओं के बारे में पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखी है और मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि कोई भी सिविलाइजेशन कब जनरेट होती है, कोई भी सिविलाइजेशन कब बनती है, जब खेती की खोज हो गई। खेती की खोज के बाद लोग खेती की खोज के लिए नदियों के किनारे जो उपजाऊ जमीन है उस पर रहने लगे। तो फिर वहां पर उन्होंने झुंड बना करके रहना स्टार्ट कर दिया, जिससे गांवों का निर्माण हुआ और ये धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ शहरों में बदल गए और शहर पूरी की पूरी सभ्यताओं में बदलते चले गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सभी एक सिविलाइजेशन का निर्माण होता है। अब हम उन सिविलाइजेशन की खासियत क्या है, उन सिविलाइजेशन की फैसिलिटीज क्या है, क्या उनके अंदर ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें पढ़ने लायक है, ठीक है, जो हमारे पेपर में आती हैं, जो हमारे एग्जाम में आती हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ लेते हैं आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इस सभ्यता के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सभ्यता 2500 बीसी में स्टार्ट हुई थी। 2500 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले ये सभ्यता एग्जिस्टेंस में थी, ये सभ्यता तब थी, ठीक है। जैसा कि प्रमाण मिला है इस सभ्यता के बारे में आता है कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से स्टार्ट होती है। सिंध प्रांत जो है आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ प्रांत है। तो वहां से ये सभ्यता शुरू होती है और हमारे मेरठ तक आती है, ठीक है। उधर गुजरात में भी इसका एक शहर मिला है, ठीक है, और मध्य प्रदेश तक ये थोड़ी बहुत फैली हुई है। तो ये सभ्यता काफी ब्रॉड थी, त्रिकोणाकार था इस सभ्यता का, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और इस सभ्यता के बारे में ये भी है कि ये सभ्यता आज की सभ्यता, आज जो हम जीवन जी रहे हैं इससे कहीं ज्यादा उन्नत जीवन ये लोग जीते थे। इनके जो शहर होता था उसमें ये पक्की ईंटों के बने हुए मकान होते थे, मकानों के अंदर कुएं होते थे, हर घर में एक पानी निकलने के लिए निकासी का स्थान होता था, पानी निकलने के लिए नालियां होती थी, ठीक है। और यहाँ पर बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं हमें, अन्नागार यानी कि जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है, अनाज को रखा जाता है, उसे अन्नागार कहते हैं। और यहाँ पर हमें स्नानागार भी मिले हैं, यानी कि नहाने का एक बहुत बड़ा स्थान, ठीक है, जिसके बारे में यह आता है कि यहाँ पर ये लोग जब धार्मिक पूजाएं वगैरह करते होंगे तब उसमें स्नान करते होंगे। और इनके अगर नगर व्यवस्था आप देखते हो तो नगर व्यवस्था में इनकी जो सारी गलियां हैं, इनके जो सारे रास्ते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा समकोण पर काटते थे। समकोण मतलब एकदम बीचों बीच वो चौराहा बनता था। हमेशा जब भी वो काटते थे तो एक चौराहा बनता था और दोनों तरफ ही जो रास्ता होता था बराबर होता था। नालियां जो होती थी इनकी सड़क के किनारे वो पट्टियों से ढकी हुई होती थी, उनके ऊपर पत्थर रखे हुए होते थे, ठीक है। और इस सभ्यता के अंदर लोग जो है ब्रॉन्ज एज कांसे का इस्तेमाल करते थे। लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे और ये घोड़े के बारे में भी नहीं जानते थे। गाय के बारे में ये लोग जानते थे, कुत्ते को ये पाला करते थे, ठीक है। खेती किया करते थे ये लोग और साथ में ये बढ़ई होते थे, कुम्हार होते थे, दस्तकार होते थे, सुनार भी होते थे। और बहुत सारी दुकानें, सुनार की दुकानें भी वहाँ पर उस सभ्यता के जो अवशेष हमें मिले हैं उनमें हमें मिली हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप अपनी एक बार बुक को भी रीड कीजिए, क्योंकि अगर आप बुक रीड नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप पेपर में अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस सभ्यता के बारे में इतना ही। इससे अगली सभ्यता के बारे में हम चलते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कांस्य युग या फिर ब्रॉन्ज एज।
तो फ्रेंड्स ब्रॉन्ज एज क्या है, आपको पता है मनुष्य जब आदिमानव था तो वो हड्डियों का और पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि परिवर्तन आते गए, रेवोल्यूशन जनरेट होते गए, तो उसे एक धातु मिल गई जिसका नाम था तांबा। फिर उसने तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने औजार तांबे के बनाने लगा। बट तांबा इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता था। फिर उसे टिन धातु मिल गई और टिन और तांबे को उसने मिला करके एक मिश्र धातु का निर्माण किया जिसे कांसा कहा गया या ब्रॉन्ज कहा गया। ये धातु काफी ज्यादा स्ट्रांग होती थी, काफी ज्यादा मजबूत होती थी और इसका इस्तेमाल मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे कि आपने देखा है चोल वंश की जितनी भी मूर्तियां हैं, पल्लव वंश की जितनी भी मूर्तियां हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसी शैली में बनी हुई हैं, इस कांसे धातु की बनी हुई हैं, ठीक है। और आगे अगर हम इस धातु के बारे में पढ़ते हैं तो इस धातु की वजह से बहुत सारे रिवोल्यूशन जो है एक सभ्यता के अंदर हुआ। वहां पे दस्तकारी उत्पन्न हो गई, वहां बड़े बड़े कारखाने उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो ये हमारा कांसे का जो वो समय जिस टाइम पे कांसा यूज किया जाता था, वो समय जिस टाइम पे ब्रॉन्ज यूज किया जाता था, कांसा युग या ब्रॉन्ज एज कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स। इसके आगे हम चलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता अब कुछ फ्रेंड्स कहेंगे सर इंग्लिश में भी लिख दो। भैया ये नाम है, नाम इंग्लिश और हिंदी में एक ही होता है, ठीक है, और सभ्यता सिविलाइजेशन है, लिखने की जरूरत है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। फ्रेंड्स मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में क्या है, ये ईरान की एक सभ्यता है। ईरान देश में इस सभ्यता का जन्म हुआ था। वहीं पर जैसे इंडस सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है नदी के किनारे, इस तरह से इसका भी जो जन्म है एक नदी के किनारे हुआ है, ठीक है। और ये भी वहीं नदी के किनारे फली फूली है, बट इसमें भी सारी वो खूबियां थी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। और कमाल की बात यह है कि ये ईरान से लेकर के भारत आते थे, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते थे व्यापार करने। ये नाव के द्वारा, जहाजों के द्वारा, पोतों के द्वारा समुद्री मार्ग से भारत आते थे। और ये जो रास्ते होते हैं जमीनी मार्ग से भी आते थे। उसके लिए जो परिवहन है उसके लिए ये ठेलों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और पहिया गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे जिनमें चौपहिया गाड़ी भी होती थी, यानी कि 4 पहिए वाली गाड़ी भी होती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये करते थे। और इनके काल पे भी बढ़ई है और तुम्हारा कुम्हार है, राजमिस्त्री है, इस तरह के अनेक दस्तकार जो होते थे, इस तरह के अनेक मजदूर जो होते थे वो उत्पन्न हो रहे थे, वो बढ़ रहे थे, अपने आप को डेवलप कर रहे थे, ठीक है। और इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसी सभ्यता में इन्होंने पहली बार लिपि का निर्माण किया था। इन्होंने जो कीला अक्षर लिपि जिसे आप मानते हैं, जिसमें कुछ भी कीड़ों मकोड़ों की तरह लिखा जाता है, उस लिपि का निर्माण इन्होंने ही किया था, जिसे धीरे धीरे उसका बाद में उसका विकास होता रहा। और ये जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ भी था, ठीक है, मतलब छोटे छोटे राज्यों के समान मान सकते हो आप इसे। और इसकी खास बात क्या है, इसमें देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि अग्नि का देवता है, बादल का देवता है, हवा का देवता है, और जो तुम्हारी उपज यानी कि जो प्रकृति है उसे भी एक देवी माना गया है, वो उपज की देवी है। और इसी तरह से खुशहाली के देवता हैं, युद्ध के देवता हैं, बहुत सारे देवता इन्होंने अपने टाइम पर माने हुए थे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारी इस सिविलाइजेशन में इतना ही। और इस सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप अपनी बुक्स की रीडिंग लगाइए, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। मिस्र यानी कि इजिप्ट जो देश है वहां पर एक सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जान करके मजा आएगा। मिस्र में एक नदी है नील नदी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। तो अगर आप ये कहें कि मिस्र जो सभ्यता है या मिस्र जो देश है नील नदी का वरदान है, तो बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा। मिस्र देश में देखो हमारे तरह यहाँ जैसे भारत में उपजाऊ जमीन है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, इस तरह की जमीन वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर रेगिस्तानी जमीन है। बट फिर भी वहाँ पर खेती की जाती है इस नदी के कारण। इस जो नदी है आपकी नील नदी, इस नील नदी के कारण ही वहां पर खेती की जाती है। क्योंकि नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो ये अपने साथ गाद बहा करके लाती थी, और गाद जो है वो किनारों पर जम जाती थी, जिसकी वजह से वहां जमीन फर्टाइल हो जाती थी, उपजाऊ हो जाती थी और खेती के लायक हो जाती थी, ठीक है। तो होता क्या था, ये लोग वहां पर खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया। और
फिर वहाँ पर भी सिविलाइजेशन जनरेट होने लगी, जैसे कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई थी, इस तरह से वहाँ पर सिविलाइजेशन जनरेट होने लगी। वहाँ पर भी बढ़ई है, आपके काश्तकार हैं या फिर सुनार हैं या फिर और भी जो मजदूर हैं जैसे कि राजमिस्त्री है, और बहुत सारे नए नए मजदूर वहाँ पे उभरने लगे, ऊपर उभर के आने लगे, उनका विकास होने लगा, वो समृद्ध होने लगे। वहाँ का जो शहर था काफ़ी समृद्ध हुआ करता था, वहाँ पर फिर राजा का राज शुरू हो गया। और यहीं इस शहर में, इस सभ्यता में राजाओं को फराओ कहा जाता था, राजाओं को फराओ कहा जाता था, और ये अपने राजा को भगवान के बराबर दर्जा देते थे, यानी कि ये अपने राजा की पूजा भी क्या करते थे। और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो ये राजा के जो गुलाम होते थे, राजा के जो नौकर होते थे, उन्हें और राजा की जो विलासिता की चीजें हैं, उसके जो बर्तन हैं या फिर कोई अदर चीजें हैं, उसकी पसंदीदा चीजें हैं, उन्हें भी राजा के साथ ही दफना दिया करते थे। इनका मानना था कि राजा जब दोबारा इस धरती पे आएगा, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि राजा जब दोबारा जन्म लेगा तो ये सारी की सारी चीजें उसे हेल्प करेंगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उसकी सेवाएं करेंगी। इसीलिए ये पिरामिड बनाते थे, यानी कि जो मकबरे हैं, जो राजा की मृत्यु के बाद उसकी जो शव है, उसकी जो लाश है, उसे सुरक्षित करने के लिए ये उसकी मम्मी बनाते हैं। मम्मी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रकार के पदार्थ में ये उस बॉडी को डाल देते हैं, जिससे वो बॉडी सड़ती नहीं है। फिर उसके ऊपर बहुत सारी प्रक्रिया से उसे गुजारा जाता है बॉडी को, फिर वो बॉडी एक मम्मी बन जाती है और उस मम्मी को जो पिरामिड है, पिरामिड के अंदर रख दिया जाता है। तो आपने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में पहला सुना ही हो गया, ठीक है। तो इजिप्ट के पिरामिड में क्या करते थे, ये मम्मियों को रखते थे। और इस सिविलाइजेशन में ही बहुत सारे जो खेती है, खेती का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, व्यापार का डेवलपमेंट हुआ, और जो मजदूर हैं उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस सिविलाइजेशन में हुआ है।